BARC स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या पूछे जा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप जो है अपने अंदर, आपके अंदर जो डर हो वो डर आपसे दूर हो जाए। हेलो एवरीवन, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग अपडेट ITI करियर। प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बहुत ही इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ, बहुत ही बड़ी जानकारी के साथ, जो कि आप लोग को खास करके जो बच्चे टेक्निकल से कहीं ना कहीं रिलेट हैं, जिनको टेक्निकल से कोई रिलेशन है, उन सभी बच्चों को ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदे पहुंचाने वाली है। स्पेशली उन बच्चों को मैं बता दूं जिनका रिजल्ट BARC के बीते वर्ष एग्जाम जो लिए गए हैं उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खास ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप लोग को जो भी मैं बताने वाला हूँ उससे कहीं ना कहीं फायदे हो सके। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि रिसेंटली BARC ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही आपका रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ITI वाले उन सारे बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया है। डिप्लोमा वाले बच्चे भी थे जिनका रिजल्ट बचा हुआ था, उन सभी बच्चों का रिजल्ट BARC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब आगे क्या करना है, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन्हें आगे क्या करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि BARC ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको, जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, उस पर रिजल्ट जो जारी किया है उनमें एक कमी रही डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि रिजल्ट जो जारी किया है उसमें डायरेक्ट रिजल्ट दिया है, और उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं शो हो रहा है, और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है उनमें कहाँ कमी रही, क्या वो सुधार करे, ये जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। क्योंकि BARC ने ना ही उन्हें टायर 1 का रिजल्ट दिखाया है, ना ही टायर 2 का रिजल्ट दिखाया है, और उनका रिजल्ट अनसेलेक्टेड बता रहा है। तो वैसे बच्चों को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहाँ गलती किए, कहाँ मिस्टेक हुआ, जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों ने कहीं ना कहीं गलती की जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि वो गलत वे में तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी तो किए, मेहनत बहुत ज्यादा की, लेकिन क्या हुआ कि वो गलत वे में मेहनत किए, और जिनका सिलेक्शन हुआ वो राइट वे में कम ही मेहनत किए, लेकिन राइट वे में अगर मेहनत किए तो उनका सिलेक्शन आज BARC के संस्थान में हुआ है, और उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी बातें थी जो कि बच्चों को हमें बतानी थी। इसके अलावा मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूंगा जिनका सिलेक्शन BARC के रिजल्ट में हुआ है, जो कि आप लोग जानते हैं कि किनका रिजल्ट हुआ है। जो बच्चे अगर रिजल्ट हुए हैं तो वो अपने आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट किस बेसिस पे, आपने कहाँ मेहनत की और आपका रिजल्ट कैसे हुआ। तो पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके बाद मैं बात करूं कि मैं जो आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में जुड़ा हूं, वो वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूं ये स्पेशली टेक्निकल से, मैंने बोला, क्या बोला, टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं जिनको टेक्निकल से कोई ना कोई रिलेशन है, उन बच्चों के लिए सबसे पहले बता दूं कि आप मान के चले कि आप चलते हैं, आप इसरो डिपार्टमेंट के लिए या तो DRDO डिपार्टमेंट के लिए, या तो रिसेंटली बार्क ने रिजल्ट दिया है, तो बार्क में आपका स्किल टेस्ट होना है। अब स्किल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आपने थंबनेल देखा कि हमने थंबनेल पे आपके लिए क्या लिखा था, BARC स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या पूछे जा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप जो है अपने अंदर, आपके अंदर जो डर हो वो डर आपसे दूर हो जाए। क्यों मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट को लेकर बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत ही डरे रहते हैं कि उनके साथ स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि फास्ट पूछ लिया जाए उसके बाद उनका सिलेक्शन ना हो पाए। तो ये सारी बातें माइंड में चलती रहती है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत तेज होता है, बहुत आगे होता है, तो वो उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी बातें भी हो सकती है। तो प्यारे साथियों, आपको हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बताएं कि आप लोग के साथ आज हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, मतलब कि आप लोग को हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं फायदे पहुंचाने वाले। आपको जानकारी रखनी है इस पॉइंट के बारे में, ताकि आपका सिलेक्शन BARC में अगर हुआ है तो आप उस जॉब को पक्का अपने लिए कर सकें। पहले पॉइंट की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट की बात करें, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमने आपके लिए पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा। स्पेशली मैं बात करूं तो DRDO हो, इसरो हो, NPCIL हो, या तो रिसेंटली में बार्क ने रिजल्ट दिया है, तो बार्क की ही बात कर लेते हैं। बार्क में आपको कितना समय दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, जिनका बार्क में रिजल्ट हुआ है, पहले उन्हें बता दूं कि आपका रिजल्ट जब जारी किया गया तो जैसे प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले बच्चों को जैसे ही रिजल्ट आया था उनको साइड में डेट दे दिए गए थे
कि आपका स्किल टेस्ट किस डेट को होने वाला और एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा। लेकिन अभी ITI वाले बच्चों को कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि अभी 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन BERC की तरफ से नहीं आई है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अभी इंतजार चलेगी, अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 दिन तो मिलने ही वाले हैं। इससे ज़्यादा हो सके कम तो शायद नहीं होगा, क्योंकि आपको 10 दिन एडमिट कार्ड आने में, फिर 10 दिन आपका एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए उनको सेंटर व्यवस्थित करने में सारी बातें हो सकती है। मतलब कि 15-20 दिन तो आपको वैसे ही मिल जाने वाले हैं BERC में जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनके लिए। ये थी पहली पॉइंट कि मतलब कि आपको कितना समय दिया जाएगा। तो समय आपको कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन तो जरूर मिलेगा, और आपको अपने स्किल टेस्ट को कहीं ना कहीं मजबूत करके रखना है, ताकि आपका सिलेक्शन BERC में अगर रिजल्ट हुआ है तो आपका जॉब भी हो सके। तो ये पहली जानकारी थी जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले थे। दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट जो है स्किल टेस्ट या तो प्रैक्टिकल, क्या लिखा गया, स्किल टेस्ट या तो प्रैक्टिकल आपका कहाँ से लेगा, मतलब कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी संस्थान है, इसरो हो, NPCIL हो, DRDO हो, बार्क हो, सभी की बात कर रहा हूँ। वो जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सभी डिपार्टमेंट क्या करते हैं, तो स्किल टेस्ट के लिए क्या होता है कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं निमी बुक को निमी पैटर्न को फॉलो करती है, और निमी पैटर्न से ही आपका क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आपका प्रैक्टिकल का सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, आपको निमी का साइट पे जाना है, निमी के साइट पे जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है उनको कहीं ना कहीं एक बार देख लेना, ताकि आपके माइंड में उसका ड्राइंग रहे, आपको उसकी नॉलेज रहे, ताकि आप अगर स्किल टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। यह थी हमारी तरफ से दूसरी पॉइंट, जो कि आपको मैंने बताया कि स्किल टेस्ट का जो ड्राइंग आने वाला है, आपका क्वेश्चन आने वाला है, वो कहाँ से रहने वाला है या तो कहाँ से पूछा जा सकता है। तो निमी को आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सारे डाउट है जो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये दूसरी जानकारी थी। तीसरी जानकारी की बात कर ले, तीसरी जानकारी क्या हो सकती है, तीसरी पॉइंट क्या हो सकती है जो कि आपको कहीं ना कहीं जानकर रखना है, ताकि आपका आने वाला सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको पक्का बनाकर रखे। चलिए तीसरी पॉइंट की बात करें, कितने गुना स्टूडेंट को एक सीट के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कितने गुना स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हमने ये लिखा है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो रिसेंटली अभी बार्क ने रिजल्ट दिया है। बार्क में रिजल्ट के लिए बोला गया था, आपको नोटिस बोर्ड में आपको बताया गया था एक सीट पे हम कहीं ना कहीं 4 से 5 बच्चों को बुलाने वाले। बार्क ने पहले ही अपनी नोटिफिकेशन में बता दिया था, लेकिन मैं बता दूं प्यारे साथियों, अक्सर डिपार्टमेंट जो है आपको कह कर रखता है कि हम 3 से 4 या तो 4 से 5 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। पिछले वर्ष अगर बात करें, DRDO ने 8 बच्चों को बुलाया था, NPCIL ने 4 बच्चों को बुलाया था, और बार्क ने बताया था कि हम 4 से 5 गुना बच्चों को एक सीट के लिए स्किल टेस्ट में बुलाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे आकर रुकी, जब स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट दिया गया टायर 1 टायर 2 का, तो क्या हुआ कि BERC में इतने बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाए जिनमें उन्हें 4 से 5 बच्चों को एक सीट पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सके। आप किसी भी रिजल्ट को देख सकते हैं, मैं आपको इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस ट्रेड में कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया, किस ट्रेड में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए और उनको कितने सीटें हैं उस ट्रेड में। ये सारी बातें हम आपको बता देंगे। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके अलावा आपको नए वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कितने बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। लेकिन मैं बात करूं तो BERC ने अभी रिसेंटली में रिजल्ट दिया है, और उसमें आप रिजल्ट को अगर देखे होंगे तो अगर इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो इलेक्ट्रीशियन में कहीं ना कहीं 400 पोस्ट थी, और 400 में आपको पता है कि एक सीट पे कहीं ना कहीं 2 बच्चे को ही बुलाया गया है। ज़्यादा सीटें और ज़्यादा क्या है, बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पाए। टर्नर मशीनिस्ट की ले ले, फीटर की ले ले, तो फीटर में 1300 कुछ बच्चे को सेलेक्ट किया गया है, जबकि उनका सीट जो बात करें तो सीट आपको 700 या 800 के तकरीबन में रखा गया था। मैं आपको स्पेशली वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चलेगी। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि एक सीट पे मैंने बात की कि कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया है और कितने बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि मेरे कांटेक्ट में एक बच्चे हैं जिनका रिजल्ट मैंने चेक किया, तो टर्नर और मशीनिस्ट से आते हैं, और उनमें अगर बात करें तो 213 सीटें हैं और 285 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने बच्चे एक सीट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेजेबल पॉइंट है जो कि आपको जानकर रखना है। अब इस पॉइंट से मैं आप एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ कि BERC ने एक क्राइटेरिया रखा था एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते टाइम। क्या क्राइटेरिया था? सबसे पहले 10th में आपका या तो 12th में आपने जिस बेसिस पे फॉर्म भरा उसमें आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए साइंस और मैथ में।
तो पहली क्राइटेरिया थी जो बच्चे साइंस में और मैथ में 60% लाए थे वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट थी कि जो बच्चे क्या है कि एज उनका 24 से कम और 18 से ज़्यादा हो वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये दूसरी पॉइंट थी। तो इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें छट चुके थे और वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे जो कि अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे थे। अब जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए वो भी क्या हुआ, टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम ले लिया गया, टायर 1 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, टायर 2 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए कहीं ना कहीं वो बेहतर बच्चे को सिलेक्ट करके अपने पास बुलाए हैं। तो आप लोग को इस बात के लिए हमेशा कॉन्शियस रहना, आप लोगों को केयरफुली एग्जाम देना है, क्योंकि ऐसा ना कि आप कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, सीट बहुत ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आपको ये बात दिमाग में कभी नहीं लानी है कि आपका सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि बच्चे जो है बेहतर बच्चे को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि आपको हमने 4 का क्राइटेरिया बताया। 10th में आपका 60%, मैथ में, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस में भी 60%, मतलब कि बच्चे यहीं से क्या थे, प्योर बच्चे थे और प्योर बच्चों को लेकर जाया गया था। उसके बाद टायर 1 का एग्जाम लिया गया जिसमें कि आपको 40% मार्क्स लाने थे, उसमें भी बहुत बच्चे क्या हुए, अनसिलेक्ट हो गए। तो मतलब समझ सकते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए कितना उनका क्वालिफिकेशन हायर होगा जिससे कि उनका सिलेक्शन हो पाए। उसके बाद टायर 2 की बात कर ले कि उनका सिलेक्शन जो हुआ है तो उनकी कितनी ज़्यादा कट ऑफ बनी है, तो ये आप समझ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन कितनी ज़्यादा है वो आपके सामने है। तो ये चारों सारी बातें थी जो कि हमने आपको बताई। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, चौथा पॉइंट जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो क्या है, स्किल टेस्ट में कितना समय मिलेगा, कितना समय दिया जाएगा स्किल टेस्ट में बीईआरसी की तरफ से। स्पेशली बात करूं तो पहले बता दूं कि जो भी संस्थान होते हैं, या तो रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें जैसे कि इसरो हो गया, या तो एनपीसीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, बीईआरसी ने अभी रिसेंटली एग्जाम में रिजल्ट दिया है। तो सारी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको सभी स्टूडेंट के लिए जो कि टेक्निकल में कहीं ना कहीं कुछ रुचि रखते हैं उन सभी बच्चों के लिए कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो क्या है कि कितना समय दिया जाएगा, तो स्पेशली उन संस्थानों में जहाँ पे क्या है कि रिसर्च चलती है या तो क्या होता है कि कोई इन्वेंशन होती है, तो वैसे संस्थानों में ज़्यादातर स्किल टेस्ट नॉर्मल टाइम पे ही लिया जाता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है, 2 से 3 घंटे का एवरेज टाइम दिया जाता है। तो मैं बात करता हूँ बीएआरसी के लिए। बीएआरसी में क्या है कि आपको 2 घंटे मिनिमम टाइम या तो मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 3 घंटे देने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उनको क्या है कि ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा लंबा समय खिंच जाएगा और ज़्यादा लंबा समय अगर होने से क्या होगा कि उन्हें तकलीफ हो सकती है। ये बात आपको पहले बता देता हूँ। तकलीफ क्या होगी कि ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा पोस्टिंग देने में, ठीक है। तो ये सारी बातें 2 से 3 घंटे देंगे। अब 2 से 3 घंटे देंगे तो बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि 2 से 3 घंटे में ऐसे क्या प्रैक्टिकल करवाएं, क्या ऐसा जॉब दे, क्या ऐसी बातें पूछे, उनका इंटरव्यू कैसा लें ताकि बच्चे की क्वालिटी हमें पता चल सके, ताकि उन्हें सेलेक्ट किया जा सके। बच्चे जो है पहले ही हमने बता दिया कि प्योर बच्चे सेलेक्ट किए गए, तो प्योर बच्चे अगर सेलेक्ट हैं तो प्योर बच्चे को सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी होगी, तो वो ऐसा 2 घंटे में क्या करे या तो 3 घंटे में, जो मैक्सिमम टाइम हमने आपको एवरेज बताया उसमें क्या करे जो आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो ये चौथी पॉइंट थी कि स्किल टेस्ट में कितना समय मिलेगा, तो 2 से 3 घंटे टाइम मिलेगा और आपको जॉब भी कोई हार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको रिलैक्स रहना है, केयरफुली काम करना है। लेकिन ये बात बता दूं केयरफुली काम करना है ताकि आपका स्किल टेस्ट बेहतर हो सके। इसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें, स्किल टेस्ट या तो कॉल लेटर। स्किल टेस्ट या कॉल लेटर की बात करें तो स्किल टेस्ट कैसे होगा, कॉल लेटर जो आपको दिया जाएगा मतलब कि जब आपको बुलाया जाएगा उसमें क्या सब बातें हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जॉब दिया जा सकता है, जॉब देंगे, जॉब में आपको हो सकता है तो सीक्वेंस भी लिखना हो सकता है। सीक्वेंस जो कि आपने कभी भी आईटीआई में जब जॉब बनाया होगा तो आपको टीचर कहीं ना कहीं लिखवाए होंगे सीक्वेंस क्या कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि आपको सीक्वेंस भी लिखवा सकता है। इसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू टाइप भी हो सकता है कि आपको कुछ टूल्स दे दें और टूल्स का आपको इंटरव्यू ले ले। इंटरव्यू लेने के बाद क्या करें कि आपको टूल्स के बारे में पूछ लें, जैसे कि मान के चले ट्राई स्क्वायर दे दे, आपको ट्राई स्क्वायर देने के बाद आपको ट्राई स्क्वायर की बातें पूछ लें, आप अगर बता पाते तो आपको सिलेक्ट करें और ना बता पाते तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दे। तो ये सारी बातें हो सकती है आपके साथ स्किल टेस्ट में, या तो जब आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट या तो ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ये बातें थी। छठे पॉइंट की बात करें बीएआरसी के लिए, स्पेशली ये बीएआरसी के लिए मैं बता रहा हूँ। पिछले बीते वर्षों की बात करें तो कुछ समय पहले की बात करें, हमें उस टाइम में उतनी नॉलेज नहीं थी, हम यूट्यूब पे नहीं थे, तो बहुत जगह हमने देखा। उसके बाद मैं इस बात को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ये है कि बीएआरसी अक्सर क्या करती है, तो जिस टाइम में स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाती है उसी टाइम में डीवी भी करवा लेती है। डीवी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
पहले ही करवा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये बता देता हूँ। डीवी मतलब कि आप जैसे ही स्किल टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एडमिट कार्ड के साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था, फॉर्म को फिलअप किया था, तो उस चीज़ को आपको लेकर जाना है। उसके बाद उनका जीरोक्स भी कहीं ना कहीं आपको लेकर जाना है, ठीक है। जीरोक्स ले जाने से क्या होगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो सारी प्रोसेस हो जाएंगी। अब आपको ले क्या क्या जाना है, ये सारी लिस्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, आपको देख लेना है और आपको समझ लेना है कि ये सब सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लेकर जानी है, ताकि आपका डीवी भी कोई दिक्कत ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होंगे आपके पास, तो एडमिट कार्ड आने से पहले या तो एडमिट कार्ड आने के बाद भी एग्जाम से पहले ही आप उसको क्लियरली बनवा लें, या तो नहीं है तो उसको आप कहीं से जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है वहां से ले लें, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके स्किल टेस्ट के समय में, ठीक है। अगर ऐसा होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा करवाया जाता है, डीवी पहले ली जाती है, तब की बात कह रहे हैं। ये हमें नहीं जानकारी है पूरी तरह से, इसलिए मैं इसको अंडर डाउट बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं, आपको सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है कि जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी चीजें हैं जो कि आपको डीवी में लगने वाले हैं, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, 10th और 12th के सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल ही होंगे, इनका 2-2 कॉपी ले जाना है आपको जीरोक्स, लेकिन सबका ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर ही जाना है। उसके बाद आपको ITI या तो NSC मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये भी ले जाना है। फिर जाकर फोटो या तो आइडेंटी कार्ड, फोटो मतलब कि 4-5 फोटो, और आइडेंटी कार्ड मतलब कि आपका जो पहचान हो, जैसे कि पहचान पत्र, पैन कार्ड या तो आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि आप जिस कार्ड से बिलोंग करते हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी आते हैं, EWS, जो भी सर्टिफिकेट है आपको ले जाना है। उसके बाद आपको कुछ प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन में आपको क्या करना है कि अगर मान के चलिए कि आप एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक्स सर्विसमैन वाला जो सर्टिफिकेट होगा, या तो आप PWD वाले स्टूडेंट हैं तो PWD वाला जो आपका सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं लेकर जाना है। अगर नहीं ले जाते तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये बात पहले हमने आपको जानकारी दे दी है प्यारे साथियों। इसके बाद BRC की तरफ से स्किल टेस्ट होनी है, और स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताया था, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। शेयर क्या करने वाला हूँ, मैंने पहले बताया कि आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती ना कर जाए, इसलिए पहले आपको निमी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दिए गए, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेना है, ताकि आपको आने वाले समय में स्किल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको जॉब कहीं ना कहीं नॉर्मल जॉब ही दिया जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट में 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। अब उस टाइम में क्या आपको ऐसा फास्ट जॉब दे देगा जो कि बनाना पॉसिबल ना हो, उनसे भी बन ना पाया तो आपको दे देगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको सॉल्व करना है, तो ईजी क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा, जो कि आपको पहले ही बता दूं। तो आप लोग बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, पिक्चर दिखाया, ये आपका L कट भी है, या तो बीच में स्क्वायर कट भी है, T फिटिंग भी हो सकता है, U फिटिंग भी हो सकता है, या तो आपका L फिटिंग भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं। फीटर की बात कर रहा हूँ, स्पेशली ये फीटर स्किल टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए अलग से एक वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। बच्चे अगर बोर होने लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और उनको जो जानकारी होनी चाहिए, जो जानकारी मैं अच्छी तरीके से देने की कोशिश करता हूँ, वो जानकारी भी वो अच्छे से नहीं ले पाते, क्योंकि बोरिंग हो जाता है और टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहते आज के डेट में कोई भी बच्चे। तो ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। फीटर के लिए कुछ डिस्कशन करूंगा, इलेक्ट्रीशियन का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये बड़े ट्रेड होते हैं, इनमें कंपटीशन ज़्यादा होती है, तो इन दोनों का डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, MMB हो, वेल्डर हो, मैकेनिक डीजल हो, या तो अदर कोई भी टर्नर मशीनिस्ट हो, जितने भी बच्चे, सभी के लिए अलग से वीडियो बताऊंगा, जिसमें आपको 1-2 क्वेश्चन के बारे में कहीं ना कहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊंगा, ताकि सीक्वेंस लिखने में आपको अगर सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि आप सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, वो चीज़ भी आपको मिल जाए, तो अगली वीडियो में हम वो भी आपको बता देंगे प्यारे साथियों। तो ये आप देख सकते हैं, ये फीटर का कहीं ना कहीं स्पेशली जॉब है। स्पेशली जॉब इसलिए लिखा है हम, क्योंकि फीटर में आपको हो सकता है कि U ज्वाइंट, T ज्वाइंट, L ज्वाइंट, या तो फिटिंग की बात, सॉरी फीटर है तो फिटिंग की बात होगी, तो फिटिंग दे दिया जाए, तो उसमें आपको कैसा मटेरियल देगा। ऐसा तो नहीं कि आपने ITI में जिस तरीके से प्रैक्टिकल किया उसी तरीके से, कई बच्चे ITI में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि सबसे पहली बात तो आपको रॉ मटेरियल जो दिया जाता है, रॉ मटेरियल के थिकनेस या तो लेंथ ब्रीथ बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे मेहनत किए जा रहे हैं, फाइलिंग किए जा रहे हैं, हैक्सवाइंग चलती जा रही है, तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता कभी भी। डिपार्टमेंट आपको जब भी रॉ मटेरियल देगा, अच्छी रॉ मटेरियल देगा, और आपको कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं, अपनी स्किल को दिखाना होता है कि आप कितने स्किल्ड पर्सन हैं,
आप उस पर कितने मेहनत कर सकते हैं और कितने अच्छे से कम समय में उसको तैयार कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पहले बता दूं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जॉब कहीं ना कहीं नॉर्मली दिया जाएगा। इसके बाद बताओ प्लेट की साइज। तो मोटाई की बात कर लेते हो, लंबाई चौड़ाई तो आपके जॉब के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटाई की बात कर लो तो 5 से 7 mm आपकी मोटाई रहने वाली है और उसको आपको फाइलिंग और हेक्सोइंग करनी होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होगा। उसका दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जॉब टूल क्वालिटी। टूल क्वालिटी मतलब कि आपको जो टूल प्रोवाइड किए जाएंगे, आईटीआई में जो बच्चे प्रैक्टिकल किए होंगे सबको पता है कि कैसा आपको टूल प्रोवाइड किया जाता है। फाइल की बात करें तो फाइल से आप घिसते रहो और मेटल कटती नहीं है, ऐसे ऐसे टूल्स आपको आईटीआई में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होने वाला है, वहाँ पे आपको टूल क्वालिटी जो होगी बहुत ही गुड क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। हेक्सा ब्लेड की बात कर ले या तो फाइल की बात कर ले, चिजल की बात कर ले, जो भी ड्रिल होंगे, जितने भी प्रकार के आपको टूल्स दिए जाएंगे फिटर को स्पेशली, वो कहीं ना कहीं अच्छे मटेरियल के और अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप उस टूल को कहीं ना कहीं डैमेज ना करें, ताकि आप जो एग्जामिनर के नज़र में ना आए। आपको एग्जाम में अपने दिमाग को, अपने आप को संतुलित करके काम करना है और नॉर्मल वर्क करना है, नॉर्मल काम करना है। अगर आपने स्किल टेस्ट की तैयारी की है, आपका स्किल टेस्ट आराम से निकल जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि स्किल टेस्ट में उतना फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बस पैसेंस बना कर रखना है। पैसेंस जैसे रखेंगे आपका क्वालिफाई होना ही होना है। 2 घंटे से 3 घंटे का जॉब होता है, नॉर्मल टी ज्वाइंट एल ज्वाइंट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, आप वहां से देख सकते हैं कि आपको ट्रेड टेस्ट में, प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं फिटर वाले बच्चों को। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है मैंने पहले बता दिया। ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में क्या कि आपने सोचा कि हाँ चलो मैंने तो आईटीआई में क्या क्या बहुत सारी प्रैक्टिकल की, मैं आराम से बना दूंगा, आराम से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे, मैं आराम से बना दूंगा, चलो ठीक है मैं आराम से बना दूंगा। चलो आपने ओवर कॉन्फिडेंट में क्या क्या नहीं बना दिया, बना लूंगा ये बात सोच के आप सीधे डिपार्टमेंट के स्किल टेस्ट में पहुंच गए। चलो पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या हुआ कि आपको जॉब दे दिए गए और आप हेक्सॉइंग पकड़े। आपको हेक्सॉइंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको हेक्सॉइंग आती है, लेकिन आप हेक्सॉइंग करते समय क्या कर रहे हो, बहुत तेजी में काटने की कोशिश करते हो, या तो आपके स्किल के हिसाब से आप समझते हैं कि टाइम को बचत करना है, बचाना है, आप कटिंग कर रहे हो। लेकिन आपकी डायमेंशन जो थी कहीं ना कहीं कम डायमेंशन थी, मतलब कि 5 mm की डायमेंशन थी। आप देख सकते हैं यहाँ 5 mm की डायमेंशन, ठीक है। आप 5 mm की जगह 6 mm के डायमेंशन को कट कर दिए। अब उस मटेरियल को क्या करेंगे आप, रॉ मटेरियल में तब्दील कर दिए, क्योंकि अब वो मटेरियल आपके लिए बेस्ट मटेरियल हो गया। अब सिलेक्शन क्या है आप जान रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन में आपको दिक्कत आने वाली। सबसे बड़ी चीज ध्यान जो रखना है आपको, डायमेंशन का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला, क्योंकि बच्चे जो है लिमिट में आपको सेलेक्ट किए गए, क्योंकि बच्चे को बुलाना था 4 गुना 5 गुना, बच्चे 2 गुना ही सिलेक्ट हो पाए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करना, डायमेंशन को कहीं ना कहीं बेहतर ध्यान रखना। अगर एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी थोड़ी कम भी रहे, डिपार्टमेंट जानता है कि आप लोग बहुत दिन हो गए तो प्रैक्टिकल छूट भी सकती है, तो ये चीज़ क्या है, इसके कारण आपका दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको डायमेंशन का बहुत ही बड़ा ध्यान रखना है, ये बात आपको पहले ही मैं बता दूँ। जो भी ट्रेड हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, एमएमबी हो, डीजल मैकेनिक, जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड के बच्चों के लिए हम ये बात बता रहे हैं। डायमेंशन पे खासा ध्यान रखना है। डायमेंशन में अगर आप गलती करते हैं, आप उसके जिम्मेदार खुद होते हैं, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकता है। इसके बाद सारी बातें हैं इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए कि आपका प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकता है, जिसको आपको चलाकर दिखाना हो सकता है। डीसी मोटर लैप रेसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब कि डीसी मोटर का लैप रेजिस्टेंस कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिकल है। आप लोग अगर प्रैक्टिकल का तैयारी किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे अपने आईटीआई में, आसानी से कर सकते हो। तो ये सारी बातें पढ़ रहेंगे, आपको पीडीएफ भी दे देंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये सारी बातें थी जो कि हम आपको बताने वाले थे। बताएं, आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा एक बार फिर से, सबसे पहले कि जिनका रिजल्ट हुआ उनके लिए सबसे खास वीडियो था, क्योंकि वो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्किल टेस्ट की तैयारी करने वाले, स्किल टेस्ट उनका होने वाला है। अब स्किल टेस्ट में आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की क्या बेसिस होंगी, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये बात जानने के बाद आप एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको कि आपको स्किल टेस्ट में जाना है। स्किल टेस्ट में क्या करना है कि आपको
स्किल टेस्ट में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको इजीली पहले पढ़ना है, सीक्वेंस को लिखना, अगर लिखने के लिए बोला जाए लिखना है, फिर जाके आपको जॉब को कंप्लीट करना है। सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हम आपको दे देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप कैसे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कैसे आपको सीक्वेंस लिखना, सारी बातें हमने बता दिया है। उसके बाद मैं बता दूं आपको एक और चीज़ जो कि मैं पहले ही बता देने वाला हूँ। वो जानकारी ये है कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और उनका सिलेक्शन पेंडिंग में हो जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद क्योंकि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे क्राइटेरिया को पार करके अपना सिलेक्शन यहाँ पर लिया है। ठीक है प्यारे साथियों, ये क्राइटेरिया थी कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये बात ही थी आपको स्किल टेस्ट के लिए उन बच्चों को जो बीआरसी के रिसेंटली रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपको आशा करता है कि ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी जानकारी मेरी तरफ से छूट गई होगी आप लोग कमेंट में सजेस्ट करेंगे, मैं उसे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को ज़्यादा अगर कुछ जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अलग अलग संस्थान में सेलेक्ट होकर रहते हैं, या तो वो अलग अलग जगह पे उनका रिजल्ट हुआ रहता है और उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं और उससे उनका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो हमें सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम नए अभी, हम आपको कहीं ना कहीं जो जानकारी होती है, जो जानकारी पता होती है, उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो भी बताए हम सही बताए होंगे और आपको ये जानकारी कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। जिनका सिलेक्शन बीआरसी के रिसेंटली रिजल्ट में हुआ है, आप लोग को कॉन्फिडेंट के साथ रिजल्ट में एग्जाम देना है, स्किल टेस्ट देनी है और स्किल टेस्ट के समय सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी के साथ। इसके साथ जिनका रिजल्ट बीआरसी में हुआ है, ऑल द बेस्ट फॉर द स्किल टेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सेलेक्टेड इन टायर 1 एंड टायर 2। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।